नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर जिला प्रशासन ने श्रमिकों की समस्याओं के समाधान के लिए बड़ा कदम उठाया है। श्रमिकों की शिकायतों के त्वरित निस्तारण के लिए अपर श्रमायुक्त कार्यालय में कॉल सेंटर स्थापित किया गया है। अब श्रमिक हेल्पलाइन नंबर या ईमेल के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। प्रशासन ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि प्राप्त शिकायतों पर संबंधित अधिकारी तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित करें ताकि श्रमिकों को समय पर राहत मिल सके। गौरतलब है कि हाल ही में वेतन बढ़ोतरी को लेकर श्रमिकों ने उग्र प्रदर्शन किया था, जिसके बाद प्रशासन ने ये अहम निर्णय लिया है। इस पहल का उद्देश्य श्रमिकों की समस्याओं को सीधे सुनना और उनका तेजी से समाधान करना है ताकि भविष्य में किसी तरह के असंतोष की स्थिति न बने। प्रशासन का मानना है कि इस व्यवस्था से श्रमिकों और प्रशासन के बीच संवाद बेहतर होगा और समस्याओं का समाधान जल्द हो सकेगा। वहीं हापुड़ में नवागत जिलाधिकारी कविता मीना ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट परिसर स्थित कोषागार में विधिवत रूप से अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया। कार्यभार संभालने के बाद उन्होंने जिले के अधिकारियों से परिचय प्राप्त किया और प्रशासनिक कार्यों की रूपरेखा पर चर्चा की। मीडिया से बातचीत के दौरान जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि जनपद के समग्र विकास को गति देना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। उन्होंने कहा कि टीम वर्क के जरिए विकास कार्यों को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने जनता की समस्याओं के समाधान को अपनी प्रमुख जिम्मेदारी बताते हुए कहा कि उनका कार्यकाल और कार्यालय आम लोगों के लिए हमेशा खुला रहेगा। जिलाधिकारी ने जनप्रतिनिधियों, जनता और मीडिया के साथ बेहतर संवाद स्थापित करने पर भी जोर दिया ताकि विकास योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक समय पर पहुंच सके। उन्होंने कहा कि सभी मिलकर एक परिवार की तरह काम करेंगे, जिससे हापुड़ को विकास के नए आयाम तक पहुंचाया जा सके। जो सरकार की प्राथमिकताएं हैं वही प्राथमिकताएं जो हैं जिले पे भी रहेंगी। जन कल्याणकारी जो योजनाएं हैं सरकार की, उनको किस तरह से आगे लेके जाना है, उनका इम्प्लीमेंटेशन, एग्जीक्यूशन, ये प्रायोरिटी रहेगी। जनता दरबार में हापुड़ में काफी जो दरबार में आते हैं फरियादी, उनकी फरियाद पर सुनवाई हुई है, तो उस पर किस तरह से काम करेंगे? बिल्कुल, माननीय जनप्रतिनिधिगण, जनता और मीडिया कर्मी जो हैं, हमारे लगातार इनसे संवाद बनाना मेरा जो है प्रायोरिटी रहेगी, जिससे कि मैं इस जिले की ज़रूरतों को समझ पाऊँ और जिले के जो आम नागरिक हैं उनकी समस्याओं को समझ पाऊँ और उस हिसाब से हम तेजी से पूरी टीम मिलके जो है निस्तारण करेगी और कोशिश करेंगे कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिक नेसेसिटीज़ जो हैं यहाँ के हापुड़ के लोगों को, स्थानीय लोगों को अच्छे से मुहैया कराई जाए और जो अच्छा काम चल रहा है उसको तेजी से और आगे लेके जाया जाए। जैसे कि आपने बताया मुजफ्फरनगर से आप आए हैं और मुजफ्फरनगर अलग जनपद था और हापुड़ अलग जनपद है, छोटा जनपद है, तो इसमें किस तरह की आपकी रहेगी? नहीं, बिल्कुल जैसा मैंने बताया कि एवरी डिस्ट्रिक्ट इज डिफरेंट और वहाँ की जो नीड है उसको एनालिसिस करके ही हम उसको बेहतर कर सकते हैं। तो उस एनालिसिस के लिए जो है हमारा संवाद जनता से लगातार रहेगा और माय डोर्स आर ऑलवेज ओपन। जो भी आप लोग अपनी फीडबैक और जनता अपनी समस्याएं या फीडबैक लेके आना चाहें, मोस्ट वेलकम। और हम लोग जो है, देखिए आपका घर अब जो है हमारा घर है और जिस तरह से घर के परिवार के लोग घर को आगे ले जाते हैं वही काम जो है मुझे भी करना है। तो ना हापुड़ इज माई होम और मैं यहाँ के सदस्यों को बिल्कुल सुनना चाहूंगी और क्या उनकी समस्याएं हैं उनका निस्तारण करना चाहूंगी, क्या उनकी नीड्स हैं उनको समझना चाहूंगी, जिससे कि और बेहतर हम टीम की तरह पूरा प्रशासन और सरकार के साथ में काम करें। वहीं थाना भवन के गोगामेड़ी मेला मैदान में श्री सनातन शिव शक्ति हनुमान मंडल के तत्वाधान में साप्ताहिक सत्संग का आयोजन किया गया, जिसमें भक्ति और श्रद्धा का अद्भुत माहौल देखने को मिला। सत्संग में प्रवचन करते हुए योगी राज राजेश्वर महाराज ने कहा कि प्रभु के प्रति आध्यात्मिक प्रेम और भक्ति जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है। उन्होंने बताया कि सच्ची भक्ति मन को शुद्ध कर आत्मा को परमात्मा से मिलन कराती है और व्यक्ति को आंतरिक शांति, आनंद और निडरता प्रदान करती है। उन्होंने श्रद्धालुओं को निस्वार्थ सेवा, मानवता और प्रभु के नाम का निरंतर स्मरण करने का संदेश दिया। वहीं स्वामी राम नरेश दास जी ने कहा कि सत्संग से समाज में एकता, प्रेम और सद्भाव का संचार होता है। इस अवसर पर क्षेत्र के अनेक श्रद्धालु उपस्थित रहे और भक्ति रस का आनंद भी लिया। वहीं नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास अब इलाहाबाद उच्च न्यायालय के लिए अतिथि गृह बनाए जाने की तैयारी शुरू हो गई है। यमुना प्राधिकरण की तरफ से सेक्टर 9 में इसके लिए भूखंड उपलब्ध कराने की योजना बनाई जा रही है। एयरपोर्ट के नज़दीक लोकेशन होने के कारण इस परियोजना को रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसके साथ ही अर्धसैनिक बलों जैसे CISF, BSF और ITBP को भी ग्रुप सेंटर स्थापित करने के लिए ज़मीन देने पर विचार किया जा रहा है। इन ग्रुप सेंटरों में आवास, प्रशिक्षण केंद्र और अन्य ज़रूरी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। एयरपोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के उद्देश्य से ये कदम अहम माना जा रहा है। वहीं कई केंद्रीय विभागों ने भी एयरपोर्ट के आसपास ज़मीन आवंटन के लिए प्रस्ताव भेजे हैं, जिनका परीक्षण
मास्टर प्लान के आधार पर किया जा रहा है। प्राधिकरण का कहना है कि सभी प्रस्तावों की समीक्षा के बाद जल्द ही जमीन आवंटन को लेकर अंतिम फैसला लिया जाएगा। मानकों की अनदेखी पर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए 8 तरण तालों के संचालन पर रोक लगा दी है। जांच के दौरान सुरक्षा और आवश्यक सुविधाओं में गंभीर खामियां सामने आई, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई। तरणताल संचालकों को नोटिस जारी कर निर्देश दिए गए हैं कि वो सभी मानकों को जल्द पूरा करें और अपनी सुधार रिपोर्ट प्रशासन को सौंपें। स्पष्ट किया गया है कि जवाब और संतोषजनक सुधार रिपोर्ट मिलने तक इन तरणतालों का संचालन बंद ही रहेगा। ये कार्रवाई तरणताल तकनीकी समिति की जांच के बाद की गई है, जिसमें लापरवाही उजागर हुई। अब तक करीब 30 तरणताल और जिम का निरीक्षण किया जा चुका है और यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, ताकि लोगों की सुरक्षा से किसी भी तरह का समझौता ना हो। उधर श्रम विभाग ने नियमों के उल्लंघन पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 25 ठेकेदारों के लाइसेंस निरस्त कर दिए हैं। जांच में सामने आया है कि कई ठेकेदार न्यूनतम वेतन से कम भुगतान कर रहे थे और ओवरटाइम के नियमों का पालन नहीं कर रहे थे। इसके अलावा पीएफ और ईएसआईसी से जुड़ी अनियमितताएं भी पाई गई। पिछले 4 दिनों में कुल 35 ठेकेदारों के लाइसेंस रद्द किए जा चुके हैं, जबकि 245 ठेकेदारों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि संतोषजनक जवाब न मिलने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। विभाग की टीमें लगातार फैक्ट्रियों में पहुंचकर श्रमिकों से सीधे संवाद कर रही हैं और जमीनी स्तर पर स्थिति का आकलन किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि 700 से अधिक ठेकेदार श्रम विभाग के रडार पर हैं। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि श्रम कानूनों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ यह अभियान आगे भी जारी रहेगा, ताकि श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित की जा सके। वहीं मुजफ्फरनगर में कानून व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए संजय वर्मा ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल कर दिया है। इस तबादला एक्सप्रेस के तहत जिले में कुल 16 निरीक्षकों और उप निरीक्षकों के स्थानांतरण किए गए हैं, जिनमें 12 थाना प्रभारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। ये बदलाव सिटी क्षेत्र से लेकर ग्रामीण इलाकों तक व्यापक स्तर पर किया गया है, जिससे पुलिस व्यवस्था को अधिक प्रभावी और सक्रिय बनाया जा सके। नई नियुक्तियों में निरीक्षक आनंद देव मिश्रा को मंडी थाना प्रभारी बनाया गया है, जबकि ब्रिजेश शर्मा को सिटी कोतवाली की जिम्मेदारी दी गई है। बबलू वर्मा को खालापार थाना, कर्मवीर को साइबर क्राइम थाना और महावीर सिंह चौहान को सिविल लाइन थाना प्रभारी नियुक्त किया गया है। इसके अलावा जयवीर को फुगाना और मानवेंद्र को पुरकाजी का प्रभारी बनाया गया है। विपिन त्यागी को मंसूरपुर, ज्ञानेंद्र रामराज और योगेंद्र को भीराकला की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं रविंद्र यादव को अपराध शाखा प्रभारी बनाया गया है। इस बड़े फेरबदल का उद्देश्य पुलिसिंग को अधिक चुस्त दुरुस्त बनाना और जिले में सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करना है। उधर चरथावल कस्बे में मंगलवार को एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जब एक बंदर ने एक छोटे बच्चे को अपने कब्जे में लेकर पूरे इलाके में अफरा तफरी मचा दी। बंदर बच्चे को अपने पास बैठाए हुए था और किसी को भी उसके करीब नहीं जाने दे रहा था, जिससे मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई और परिजन घबरा गए। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक जैसे ही कोई व्यक्ति बच्चे को छुड़ाने की कोशिश करता, बंदर आक्रामक हो जाता था। हालात बिगड़ते देख परिजनों ने तुरंत मदद की गुहार लगाई। सूचना मिलते ही पशु प्रेमी सनी चोपड़ा मौके पर पहुंचे और स्थिति को समझते हुए बेहद शांत और समझदारी के साथ काम लिया। काफ़ी देर की कोशिशों के बाद सनी चोपड़ा ने बंदर का ध्यान भटकाया और सही मौके पर बच्चे को सुरक्षित छुड़ा लिया। रेस्क्यू के बाद बच्चे को सकुशल उसके माता पिता को सौंप दिया गया, जिससे सभी ने राहत की सांस ली। इस घटना के बाद इलाके में सनी चोपड़ा की बहादुरी और सूझबूझ की खूब सराहना हो रही है। स्थानीय लोगों ने इसे एक अनोखी लेकिन राहत देने वाली घटना बताया, जिसने एक बड़ी अनहोनी को टाल दिया। वहीं मुजफ्फरनगर के सिविल लाइन इलाके की कच्ची सड़क पर मामूली कहासुनी ने हिंसक रूप ले लिया। बाइक सवार दबंगों ने एक दंपति को रोककर बेरहमी से मारपीट की, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। घटना के दौरान आसपास मौजूद लोगों में दहशत का माहौल रहा और किसी ने भी तुरंत हस्तक्षेप करने की हिम्मत नहीं जुटाई। पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस भी हरकत में आ गई और मामले की गंभीरता से जांच शुरू कर दी गई। पीड़ित दंपति की तहरीर के आधार पर थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि वायरल वीडियो की जांच कर आरोपियों की पहचान की जा रही है और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस घटना ने इलाके में कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय लोग आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। वहीं मुजफ्फरनगर के मीरापुर थाना क्षेत्र में अवैध हथियारों के प्रदर्शन का मामला सामने आया है, जिसने इलाके में दहशत फैला दी है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में एक युवक खुलेआम तलवार लहराते हुए नजर आ रहा है और लोगों को जान से मारने की धमकी दे रहा है। वीडियो में युवक न केवल तलवार का प्रदर्शन कर रहा है, बल्कि कानून को भी खुली चुनौती देता दिखाई दे रहा है। इतना ही नहीं, वो अन्य हथियार होने की बात भी करता नजर आ रहा है, जिससे मामले की गंभीरता और बढ़ गई है। इस घटना के सामने आने के बाद स्थानीय लोगों में डर का माहौल है और सुरक्षा को लेकर चिंता में बढ़ गई है। वायरल वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर फैल रहा है, जिसके बाद पुलिस भी सतर्क हो गई है। अधिकारियों का कहना है कि वीडियो की जांच की जा रही है और युवक की पहचान कर उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस तरह खुलेआम हथियारों का प्रदर्शन कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है।
पुलिस की कार्रवाई पर अब सभी की नजरें टिकी हुई है ताकि क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बहाल की जा सके। तो मुजफ्फरनगर जनपद में 15 साल पुराने अपहरण के एक मामले ने अचानक नया और संवेदनशील मोड़ ले लिया। जानकारी के अनुसार राकेश शर्मा नाम के युवक का वर्षों पहले अपहरण कर उसे कथित रूप से बंधक बनाकर रखा गया था। हाल ही में इस मामले में उस समय सनसनी फैल गई जब आरोपियों की तरफ से युवक का जबरन धर्मांतरण कराने और उसे मस्जिद में नमाज पढ़ाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया। बताया जा रहा है कि अफसर नामक व्यक्ति ने 15 साल पहले हरिद्वार निवासी युवक का अपहरण किया था और उसे अपने घर में रखा। कुछ दिन पहले आरोपी और उसके साथियों ने युवक का धर्मांतरण कराकर इस पूरी घटना को वीडियो में कैद कर लिया, जिसे बाद में सोशल मीडिया पर वायरल भी कर दिया गया। वीडियो सामने आने के बाद क्षेत्र में तनाव की स्थिति बन गई और विभिन्न संगठनों ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। मामला सामने आने के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस हरकत में आई और गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। इनमें बीएनएस की कई धाराओं के साथ उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021 के तहत भी कार्रवाई की गई। पुलिस ने मुख्य आरोपी को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था, जबकि अन्य 3 आरोपियों सलमान, दानिश और अनस को भी बाद में गिरफ्तार कर लिया गया और जेल भेज दिया गया। मामले की जांच जारी है और अधिकारियों का कहना है कि आगे जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर सख्त वैधानिक कार्रवाई भी की जाएगी। विगत दिनों थाना भोपा अंतर्गत ग्राम सीकरी से एक धर्मांतरण का मामला प्रकाश में आया था, जिसके संबंध में सुसंगत धाराओं में थाना भोपा पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कराया गया था। इस मुकदमे में 4 नामजद अभियुक्त थे, जिनमें से एक अभियुक्त की गिरफ्तारी दिनांक 19 तारीख को हो चुकी थी। उसी जांच के क्रम में भोपा पुलिस द्वारा जो शेष 7 वांछित अभियुक्त थे इस मुकदमे के, उन तीनों अभियुक्तों को आज गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करा गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है। आगे भी इसमें भी विवेचना जारी है। इसमें जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे भविष्य में, उसकी आवश्यकता अनुसार विधिक कार्रवाई सुनिश्चित करी जाएगी। वहीं गाजियाबाद के इंदिरापुरम क्षेत्र स्थित TNT सोसाइटी के MD3 टावर से बुधवार की सुबह एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां लगभग 65 साल की बुजुर्ग महिला ने 29वीं मंजिल से कूदकर दम तोड़ दिया। महिला नीचे खड़ी एक गाड़ी पर जा गिरी, जिससे गाड़ी भी काफी हद तक क्षतिग्रस्त हो गई। घटना के समय आसपास के लोग इस दृश्य को देखकर डर और सहम गए। कई लोगों ने तुरंत सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद टीम पुलिस मौके पर पहुंची। महिला के शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अभी तक महिला की मौत का सही कारण और घटना की पृष्ठभूमि स्पष्ट नहीं हो पाई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि घटना सोसाइटी के अंदर गहरा डर और सवाल छोड़ गई है। तो वहीं पुलिस अधिकारियों का कहना है कि वो मौत के सभी पहलुओं पर जांच कर रहे हैं, जिसमें फ्लैट में रखी चीज़ें, महिला की सेहत, किसी भी तरह की चिट्ठी या नोट मिली या नहीं देखा जा रहा है। अभी केवल ये साफ है कि बुजुर्ग महिला ने खुद ही अपनी जान ले ली, लेकिन इसके पीछे के असली कारण और दबाव क्या थे, ये जांच के बाद ही साफ हो सकेगा। तो खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अजीत हमारे साथ जुड़ गए। अजीत, गाजियाबाद से ये जो दिल दहला देने वाला मामला निकलकर सामने आया, जिसमें एक बुजुर्ग महिला ने 29वीं मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी है, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है पूरे मामले में अब तक? देखिए, मामला आपको बता दूं मैं कि गाजियाबाद के इंदिरापुरम TNT सोसाइटी MD3 टावर का है, जहां पर 29वीं मंजिल से कूदकर खुदकुशी की है बुजुर्ग महिला ने। दरअसल ये गाजियाबाद के इंदिरापुरम स्थित TNT सोसाइटी है, जिसमें टावर MD3 टावर से बुधवार की सुबह 3 बजे करीब एक दिल दहला देने वाला मामला उस समय सामने आ गया, जहां लगभग 65 वर्ष की जो बुजुर्ग महिला ने अपने ही रहवासी फ्लैट संख्या 2901 से लगभग 29वीं मंजिल से कूदकर जान दे दी। आपको बता दें कि नीचे खड़ी गाड़ी पर जा गिरी, जिससे गाड़ी भी काफी हद तक क्षतिग्रस्त हो गई। घटना के समय आसपास के लगे इस दृश्य को देखकर लोग जो हैं वो डर और सहम गए। लोगों ने तुरंत सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद टीम पुलिस मौके पर पहुंची। महिला के शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। अभी तक महिला की मौत का सही कारणों का घटना की पुष्टि स्पष्ट नहीं हो पाई है। हालांकि स्थानीय लोगों का कहना है कि यह घटना सोसाइटी के भीतर गहरा डर और सवाल छोड़ गई है। वहीं लोगों की जानकारी के मुताबिक घटना के बाद सोसाइटी में रहने वाले लोगों की शिकायत की TNT बिल्डर ने घटना स्थल पर पूरी तरह से साफ सफाई करवा डाला है, ताकि उस जगह का कोई निशान ना रहे और घटना का पूरा नजारा ढक जाए। पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि वो मौत की सभी पहलुओं पर जांच कर रही है, जिसमें फ्लैट में रखी चीजें, महिला
तरह के सेहत किसी भी तरह की चिट्ठी या नोट की जानकारी कर रहे हैं। इसमें वो अपने जो स्वर्गीय पति हैं उनके ये भी जानकारी मिल रही है कि अपने स्वर्गीय पति के सदमे में उन्होंने ये कदम उठाया है। हालांकि बीमारी जैसी कोई भी चीज स्पष्ट नहीं हो पाई है। फिलहाल वो अपने बेटी दामाद रंजीत और बेटी भावना के साथ सो रही थी, जिसके बाद ये अचानक से ये मामला जो है वो पूरा सामने निकल कर आया है। वहीं अगर अजीत बात की जाए जिस तरीके से सोसाइटी में अब पुलिस भी जांच पड़ताल में जुटी हुई नजर आ रही है और हर पहलू पर इस पूरी घटनाक्रम की जांच पड़ताल की जा रही है, पुलिस का अब तक क्या कुछ कहना है? क्या किसी तरह का कोई बयान पुलिस की तरफ से निकलकर सामने आया है? देखिए, पुलिस का साफ तौर पे ये भी कहना था कि अभी फिलहाल सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पोस्टमार्टम के आधार पर आगे की रिपोर्ट के आधार पर पता चल पाएगा कि किस तरीके से उनकी मृत्यु हुई है, क्या कुछ कारण था या मरने से पहले कुछ उन्होंने किया था। सभी पुलिस जो है वो सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। अभी देखने वाली बात होगी कि अपने जो बेटी और दामाद के साथ ये रात्रि को सोई थी और उसके बाद जब 3 बजे ये पूरी घटना सामने निकल कर आई है। हालांकि आसपास के लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। चलिए अजीत, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके की स्थिति इस वक्त देखने को मिल रही है, प्रथम दृष्टया आत्महत्या का मामला निकलकर सामने आ रहा है, लेकिन अब पुलिस हर पहलू पर जांच पड़ताल कर रही है कि आखिर इस बुजुर्ग महिला ने अपनी जान क्यों दी। क्या किसी तरह के दबाव में वो थी और इस वजह से उसने ये कदम उठाया, या इसके पीछे कोई और वजह है? तो लगातार पुलिस हर पहलू पर जांच पड़ताल में जुटी हुई है और जल्द से जल्द इस मामले का खुलासा करने की बात भी निकलकर सामने आ रही है। वहीं ग्रेटर नोएडा वेस्ट के बिसरख थाना क्षेत्र से इंसानियत और सतर्क पुलिसिंग की एक सुकून देने वाली खबर सामने आई है, जहां पुलिस की तत्परता ने 2 मासूम बच्चियों को उनके परिवार से बिछड़ने से बचा लिया। गौर सिटी मॉल के पास भीड़भाड़ के बीच 7 साल की सलोनी और 2 साल की हिमांशी लावारिस हालत में भटकती मिली। पिंक बूथ पर तैनात महिला पुलिसकर्मी की नज़र जैसे ही इन बच्चियों पर पड़ी, उन्होंने तुरंत उन्हें अपने पास बिठाया, शांत कराया और उनकी जानकारी जुटाई। बच्चों ने अपने पिता का नाम फूलचंद बताया, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत सर्च ऑपरेशन शुरू किया। उत्तर प्रदेश पुलिस की टीम ने सोशल मीडिया और स्थानीय स्तर पर खोजबीन तेज की, जिसका जल्द ही सकारात्मक परिणाम सामने आया। बच्चियों के माता पिता का पता चल गया। उनके पिता फूलचंद, जो एक स्कूल में माली हैं, और मां गुड़िया, जो कैंटीन में काम करती है, शाम से ही अपने बच्चों की तलाश में भटक रहे थे। पुलिस ने आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर दोनों बच्चियों को सुरक्षित उनके माता पिता को सौंप दिया। बच्चों को सकुशल देखकर परिजन भावुक हो गए और पुलिस को फरिश्ता बताया। इस घटना ने एक बार फिर दिखाया कि पुलिस की सतर्कता और संवेदनशीलता कई जिंदगियों को संभाल सकती है। वहीं ग्रेटर नोएडा के दादरी थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ का मामला सामने आया है। लूट और छिनौती के वांछित आरोपी शाकिर को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान घायल कर गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के अनुसार पुलिस की तरफ से चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था, तभी एक मोटरसाइकिल सवार संदिग्ध व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया। पुलिस ने उसे रोकने का प्रयास किया, लेकिन आरोपी बाइक लेकर भागने लगा। खुद को घिरता देख आरोपी ने पुलिस टीम पर देसी तमंचे से फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायरिंग की, जिसमें आरोपी शाकिर घायल हो गया। इसके बाद पुलिस ने उसे नई बस्ती इलाके से पकड़ लिया और तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस के अनुसार आरोपी के कब्जे से एक देसी तमंचा, कारतूस बरामद किए गए हैं। आरोपी पहले से ही लूट और छिनौती की कई घटनाओं में वांछित बताया जा रहा था। फिलहाल पुलिस आरोपी के आपराधिक इतिहास की जांच कर रही है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।